दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्टोरी को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज चैप्टर 9 यानी कि अध्याय 9 को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, नए साम्राज्य और राज्य टॉपिक है। नए साम्राज्य और राज्य। यह वीडियो सीटेट जुलाई 2024 और जीके जीएस के लिए कंप्लीट तैयारी क्लास 6 to 12 हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल तीनों को कराई जा रही है। और क्लास 6, 7, 8 का ज्योग्राफी का वीडियो एनसीईआरटी बुक की कंप्लीट हमारे चैनल पर डाल दी जा चुकी है, इसलिए आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर आप बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे वीडियो रोज शाम को पड़ती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप बिना समय गंवाए वॉच करें और अपनी एक बेहतरीन तैयारी कर सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अध्याय 9, नए साम्राज्य और राज्य। देखिए, ये अरविंद है। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए पहले कागज में लिपटी तलवार की शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। उसके मन में ऐसा भाव है। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसने बताया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा। वह अपनी भूमिका को इस तरह से जब सुना तो अरविंद सोचने लगा। चलिए अब इसी के संदर्भ में आप हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या है कि प्रशस्तियाँ या क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ, इसके बारे में देखते हैं। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। नाटक में अरविंद नाम का लड़का जो है वह समुद्रगुप्त का रोल करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। तो समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है वह कहाँ से मिला है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इस अशोक स्तंभ के अभिलेख को इनके मंत्री, देखिए इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। तो जो इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति नाम से अभिलेख मिला है अशोक स्तंभ पर, इसकी रचना ध्यान रखिएगा काव्य के रूप में हुई है। कैसी? काव्य के रूप में। और करवाने वाले इसके समुद्रगुप्त के मंत्री और कवि हरिसेन थे। यह एक विशेष किस्म की अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। तो प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। प्रशस्ति संस्कृत शब्द है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। तो किसके बराबर बताया गया है?
इस राजा को ईश्वर के बराबर बताया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये इसी तरह का प्रश्न बनता पूछता है। योद्धा समुद्रगुप्त, इसके बारे में देखते हैं। जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है, वही योद्धा होता है। अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 89 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। तो कितने प्रकार के राजाओं का वर्णन है? 4 प्रकार के। पहला है, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो आर्यावर्त किस प्रकार का है? हरे रंग का। उसमें 9 शासकों का जो समुद्रगुप्त हारे हुए हैं वर्णन है। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। दक्षिणापथ, आर्यावर्त के 9, दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हारे जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी थी। तो आर्यावर्त और फिर दक्षिणापथ। पड़ोसी देशों के आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ हैं। समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। देखिए, ये है मानचित्र में इलाहाबाद का पुराना नाम, उज्जैन तथा पाटलिपुत्र, पटना ढूंढो, ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ के राज्यों के समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था, ये देखिए। ये मैप से थानेसर, मथुरा, कन्नौज, प्रयागराज, ये कहाँ कहाँ है? पाटलिपुत्र, नालंदा, सातवाहन, इस तरह से। विक्रम संवत, इसके बारे में देख लेते हैं, फिर वंशावलियों को पढ़ेंगे। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। तो विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में, और इनका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी। तो शकों पर विजय के रूप में इस शक जो है विक्रम संवत चलाया गया था तथा विक्रमादित्य की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। तो उपाधि विक्रमादित्य, शक संवत, ये सब ध्यान रखिएगा। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। अब चलते हैं वंशावलियों के बारे में देखते हैं। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। माता का नाम क्या था? कुमार देवी, और लिच्छवी गण की थी। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। तो गुप्त वंश के पहले शासक कौन थे? चंद्रगुप्त, जिन्होंने समुद्रगुप्त के पिताजी का नाम था, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। इससे आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा, महाराजा, अधिराज, महाराज।
समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची में जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में हमें जानकारी अगला अध्याय जो हम कल कंप्लीट करेंगे उसमें मिलेगी। हर्षवर्धन तथा अब हर्षचरित के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट, तो हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। तो हर्षचरित किसने लिखा है? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है। संस्कृत में की है। किस भाषा में की है? संस्कृत में। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग, जिसे शुद्ध नाम स्वयं तसांग है, स्वयं तसांग ये चीनी यात्री थे। इनके दरबार में आए थे हर्षवर्धन के चीनी यात्री वेनसांग या स्वयं तसांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। थानेसर के राजा कौन थे? हर्ष। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तो बंगाल पर आक्रमण करने का अर्थ था कि इनके बहनोई को बंगाल का शासक मार दिया था। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था? तो चालुक्य नरेश, दक्कन का राजा, दक्षिण का राजा चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। अब पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीयों के प्रशस्तियों के बारे में देखते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों की उनकी राजधानी कांचीपुरम। तो पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। ध्यान रखिएगा कि आसपास क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला है। जबकि चालुक्यों के राजा कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। तो कृष्ण चालुक्य राजा थे। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। तो चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? एहोल। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। किस प्रकार से जाना जाता था? तो एहोल जो है व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति किसके दरबार में रहते थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। आगे चलते हैं। रविकीर्ति, जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि हैं, रविकीर्ति। तो रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। हर्ष का अर्थ क्या होता है? आनंद। कवि रविकीर्ति का कहना है कि इस राज्य के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। पल्लव राजा को कहाँ? तो कांचीपुरम के दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी।
पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। तो पल्लव और चालुक्य का अंत किसने किया? तो राष्ट्रकूट जो थे वो पल्लवों को और चोलों ने चालुक्यों को। इनके बारे में अब हम विस्तृत कक्षा 7 में पढ़ेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? तो पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। भूमि कर प्रशासन की प्राथमिक इकाई जो थी, तो प्रशासन की प्राथमिक इकाई पूछता है कौन थी? तो वह गांव थी। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर क्या क्या कदम उठाए थे? तो कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए। अर्थात अनुवांशिक का अर्थ क्या होता है? बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसिंह अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायिक न्याय अधिकारी था। तो हरिसिंह कवि के साथ साथ समुद्रगुप्त के दरबार में मुख्य न्यायिक अधिकारी थे, जिस मुख्य न्यायिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो महादंड नायक। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्यरत रहता था। जैसे कि हरिसिंह एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार अमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रह की अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। तो युद्ध और शांति के विषय के मंत्री को क्या कहा जाता? तो संधि विग्रहिक। संधि विग्रहिक। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर। तो मुख्य बैंकर को क्या कहा जाता था? नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी या मुख्य बैंकर। या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। तो व्यापारियों के काफिले के नेता को क्या कहा जाता था? सार्थवाह। ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। अब इस तरह की नीतियों कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी। हर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य भी वो स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना का वर्णन आया है। कुछ राजा अभी भी पुरानी राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इन्हें कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे। तो वेतन के बदले क्या दिया जाता था? वेतन के बदले भूमि दान दिया जाता था, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। सामंत कौन होते थे? तो यही भूमिदान पाकर के जो हथियार सेना की जुटाने का काम करते थे, ये सामंत होते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश भी करने लगते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों से कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। तो सभा क्या होती थी? तो सभा जो होती थी वह ब्राह्मण भूस्वामियों की संगठन होती थी। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। तो जो गैर ब्राह्मण थे उन्हें उर नामक ग्राम सभा की बात की गई है। गैर ब्राह्मणों की सभा को उर। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। तो नगरम क्या था? नगरम तो व्यापारियों के संगठन को नगरम कहा जाता था। नगरम व्यापारियों के संगठन। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। चलिए आगे चलते हैं। उस जमाने में आम लोग कैसे थे? जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो
इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है, क्या है? नाटक है। और इस नाटक की रचना किसने की है? तो कालिदास। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है इसमें। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों के दुर्भाग्य की बात की गई है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, यह एक कहानी है। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। वह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और अपने मछुआरे को इनाम दिए। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। तो ये प्रसंग है, आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? तो इस तरह से इस कहानी का एक चीनी तीर्थयात्री फाहियान की यह बात है, जिसे फासियन कहते हैं। चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रखना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार से बचते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। ये देखिए, ये कहानी है राजा की सेना की। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियार के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेलगाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों के उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थीं। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियों तथा हाथी कुचल डालते थे, इनके झोपड़ियों को हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते, बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। तो इस तरह से आज का हमारा सेशन दोस्तों समाप्त होता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट भी करें, दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।